आपका मोटापा खाने पीने की वजह से है या हार्मोनल? कैसे पता लगाएं? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। चीन में चिकनगुनिया से हालात खराब, भारत में ये नौबत ना आए इसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। चैट जीपीटी से पूछकर डाइट प्लान बनाते हैं, ये हरकत आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। क्या आप उन लोगों में से है जो ज्यादा नहीं खाते हैं, जंक फूड के शौकीन भी नहीं हैं, फिर भी वजन बढ़ा हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा? अगर आपका जवाब हाँ है और आप भी अक्सर सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह है हार्मोन्स। कई बार शरीर में कुछ खास हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ाने से व्यक्ति का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। थोड़ा सा खाने पर भी वजन बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने पर भी नहीं घटता। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझेंगे क्या वजन सिर्फ खाने पीने से बढ़ता है, अगर नहीं तो किन हार्मोनल कारणों से मोटापा होता है, कैसे पता करें आपका मोटापा हार्मोनल है या नहीं, हार्मोनल मोटापे से बचाव और इसका इलाज क्या है। साथ ही बीएमआई पर भी बात करेंगे, जानेंगे कि बीएमआई क्या है और इसका मोटापे से क्या कनेक्शन है, कितना बीएमआई मोटापा कहलाता है, तो सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमें मोटापा है कि नहीं है इसका असेसमेंट करना है। वो हम कैसे करें असेसमेंट, उसका एक मापदंड है जिसको हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, और ये वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर से पता चलता है। और कोई भी इंसान अगर 28 बीएमआई से ऊपर है या 30 से ऊपर है तो हम कहेंगे कि वो मोटा है और कहीं ना कहीं उसको किसी डॉक्टर से मिलके अपना इलाज कराना चाहिए। बीएमआई का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ कि कोई इंसान अगर 6 फीट का है और उसका वजन 80 किलो है तो शायद वो ओवरवेट नहीं है, लेकिन अगर 5 फुट का है और 80 किलो का है तो ओवरवेट है। तो कहीं ना कहीं ये एक मापदंड है बीएमआई जो हमें बताता है कि हम मोटे हैं कि नहीं। अगर कोई इंसान मोटा होता है तो वो बहुत कारणों से मोटा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि शायद सिर्फ ज़्यादा खाने से कोई मोटा होता है, तो ऐसा नहीं होता। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत चीज़ों का मिलजुल के कारण है। उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने का तरीका और बहुत हद तक कई बार हार्मोनल कारण भी होते हैं। हार्मोनल कारण क्या होते हैं? जैसे कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइपोथायराइडिज्म बहुत एक कॉमन कारण है जिसके कारण इंसान का वेट बढ़ सकता है। या एड्रिनल ग्लैंड की कोई परेशानियां होती हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं हाइपोएड्रिनलिज्म होता है, कॉर्टिसोल की चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण भी वजन बढ़ सकता है। वो हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन से हम जांच कर सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग से भी हम उसको पता कर सकते हैं। उसके बाद हम जांच करने की कोशिश करते हैं कि कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है जिसके कारण वो बढ़ सकते हैं। कोई जेनेटिक भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे प्रेडर-विली सिंड्रोम है या कहीं जिसके अंदर बचपन से ही मोटापा हो सकता है। पहले हम हार्मोनल और जेनेटिक कॉजेज रूल आउट करते हैं। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि वो मरीज जो है हमारे डाइटिशियन के साथ बैठ के अपनी दिनचर्या हमें बताए। हम पेशेंट को एक छोटी सी बुकलेट दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप हफ्ता 10 दिन जो भी आप खा रहे हैं ईमानदारी से उसमें नोट कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम कि बिस्किट खाया है, चाय पी है, चाय में कितने चीनी डाली है, वो सब डाल के फिर हम उसको असेस करते हैं। तो इस असेसमेंट से हमें पता चल जाता है कि उनका न्यूट्रिशनल बिहेवियर क्या है, कहीं वो हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट तो नहीं ले रहे। तो हमारा मोटापे में पहला कारण होता है कई बारी कि मरीज ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। तो पहला हमारा काम ये होता है कि हम टोटल कैलोरीज को रिड्यूस करें। वो पहला हमारा कारण है कि टोटल कैलोरीज को रिड्यूस करें। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम वो कैलोरीज की क्वालिटी इंप्रूव करें। जब क्वांटिटी हम इंप्रूव कर देंगे तो हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। दैट मीन्स सारी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से नहीं आनी चाहिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आनी चाहिए, कुछ फैट से आनी चाहिए, कुछ प्रोटीन से आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हमने डाइट पे कंट्रोल कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आपका बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम आधा घंटा सैर कीजिए, कुछ वेट ट्रेनिंग कीजिए, और उसके बाद भी अगर वजन नहीं कम हो रहा तो आज हमारे पास कुछ फार्माकोथेरेपी, कुछ ओरल दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन और कुछ बेरियाट्रिक सर्जरी के ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि हम मरीजों को एक बहुत जुडिशियस असेसमेंट के बाद हम दे देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मोटापे का इलाज एक साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और जांच करें कि हम कारण क्या है और उसका इलाज कराएं। अगर आपकी डाइट ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी इसका असर आपके वजन पर नहीं दिख रहा, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। हो सकता है आपका बढ़ा हुआ वजन हार्मोनल कारणों से हो। ऐसे में सही कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना ज़रूरी है, नहीं तो आप डाइटिंग करते रहेंगे, वजन नहीं घटेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। चाइना में चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर चीन की फोशुन सिटी में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 से अब तक चिकनगुनिया के 8000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 90% मामले सिर्फ गुआंगडोंग प्रांत से आए हैं। बाकी मामले हांगकांग और बीजिंग से रिपोर्ट किए गए हैं। मगर ऐसा हुआ क्यों? तो चीन के दक्षिणी हिस्से में कई हफ्तों तक भारी बारिश हुई। इसके बाद वहां उन मच्छरों की संख्या बढ़ गई जो चिकनगुनिया वायरस फैलाते हैं। अब चिकनगुनिया के मामले और ना बढ़ें, इसके लिए चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ज़रूरी टेस्टिंग करना, बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव करना, ड्रोन से चेक करना कि पानी कहाँ जमा है और उसकी सफाई करना। देखिए, मॉनसून में चिकनगुनिया के मामले बढ़ते ही हैं, हमारे देश में भी हर साल ऐसा होता है। इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि चिकनगुनिया फैलता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव और इलाज का तरीका क्या है। हमारे देश में चिकनगुनिया के मामले ना बढ़ें, चीन जैसे हालात ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये सारे सवाल हमने पूछे आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से। डॉक्टर प्रभात बताते हैं कि चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है। ये चिकनगुनिया वायरस की वजह से होती है। ये वायरस इंसानों में एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर पहले किसी चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को काट चुका है और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और वो व्यक्ति भी चिकनगुनिया से संक्रमित हो जाता है। चिकनगुनिया होने पर अचानक तेज बुखार आता है, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है, थकान और कमजोरी रहती है, स्किन पर हल्के चकत्ते भी पड़ सकते हैं। वहीं बुखार ठीक हो जाने के बाद भी शरीर और जोड़ों में लंबे समय तक दर्द बना रहता है। चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, पर इसका कोई खास इलाज नहीं है। लक्षणों को देखकर दवाएं दी जाती हैं। चिकनगुनिया के खतरे से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जान लेते हैं, ताकि चीन जैसे हालात यहाँ ना बन जाएं। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि चिकनगुनिया से बचने के लिए आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। जहाँ ऐसा होने की संभावना हो, जैसे पुराने टायर, गमले, कूलर या टंकी में, तो उसे रोज़ खाली करें या ढक कर रखें। साथ ही पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने, खासकर अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा हो तो। सुबह और शाम के समय खिड़की और दरवाजे अपने बंद रखें, इन्हें तभी खोलें जब ज़रूरत हो। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मस्कीटो रेपेलेंट लगाएं। अगर आपको चिकनगुनिया से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिले, ज़रूरी जांच करवाएं ताकि आपका इलाज हो सके। बुखार होने पर अपने आप या केमिस्ट से पूछकर कोई दवा ना लें। हमारे देश में बरसात के महीने में डेंगू, चिकनगुनिया से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें, टायर और कंटेनर्स को साफ रखें। ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशक का छिड़काव भी किया जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। आपने वो वाली रील देखी है, ये चैट जीपीटी ये बताओ वो बताओ? भैया, चैट जीपीटी ना हो तो लोगों का गुजारा नहीं है आजकल। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी के फैसले भी चैट जीपीटी से पूछ कर लेने लगे हैं। चैट जीपीटी जवाब देता भी है जितना उसकी समझ है उसके हिसाब से, पर आखिर है तो वो एक चैटबॉट ही, कोई इंसान या एक्सपर्ट तो नहीं है जो आपकी हर बात समझ जाए और सब कुछ सही सही ही बताए।
अगर ऐसा होता तो एक 60 साल के आदमी को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन क्लिनिकल केसेस नाम की एक जर्नल है, इसमें एक केस स्टडी छपी। इसके मुताबिक एक 60 साल के आदमी ने नमक से शरीर को होने वाले नुकसानों के बारे में पढ़कर वो घबरा गया। फिर उसने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई मुझे अपनी डाइट में सोडियम क्लोराइड हटाना है, इसकी जगह क्या खा सकते हैं, कुछ दूसरे विकल्प बताओ। चैट जीपीटी ने भी तेजी दिखाते हुए जवाब दिया, सोडियम ब्रोमाइड। बस फिर क्या था, व्यक्ति ने सोडियम ब्रोमाइड मंगवाया और नमक की जगह इसे खाने में डालने लगा। 3 महीने तक उसने लगातार सोडियम ब्रोमाइड खाया। धीरे धीरे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने लगी, इतनी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन उसे जब पानी दिया गया तो उस पर शक कर रहा था, यानी वो पानी नहीं पी रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो अगले 24 घंटे थे उसमें उसे पैरानोया हुआ, हैलुसिनेशंस होने लगे। पैरानोया में व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि इन सबका कोई ठोस सबूत नहीं होता। वहीं हैलुसिनेशंस की वजह से वो ऐसी चीज़ें देख सुन रहा था जो वास्तव में थी नहीं। उसने अस्पताल से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। जब कुछ और टेस्ट हुए तो पता चला कि इस व्यक्ति को ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी हुई थी। करीब 3 हफ्ते तक चले इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन हमारे लिए छोड़ गया एक सीख और एक सवाल। सीख ये कि चैट जीपीटी और दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर की जगह नहीं ले सकते। खाने पीने में कुछ बदलाव करने हो या किसी बीमारी के लक्षण जानने हो तो डॉक्टर के पास जाएं, चैट जीपीटी के पास नहीं। अब सवाल ये है कि ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी है क्या जो उस शख्स को हुई। फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली में डॉक्टर आस्तिक जोशी बताते हैं कि जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा ब्रोमाइड जमा हो जाए तो इसे ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी या ब्रोमिज्म कहते हैं। ब्रोमाइड एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। शरीर में इसका जमा होना बहुत ही रेयर लेकिन बहुत गंभीर है। ब्रोमाइड समुद्र के पानी, सी फूड और कुछ दवाओं में पाया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर व्यक्ति की दवा या खाने की किसी चीज़ में ब्रोमाइड है और वो बहुत लंबे वक्त से इन्हें खा रहा है तो उसे ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। ब्रोमाइड मिले हुए धुएं में सांस लेना, धूल के जरिए इसका शरीर में जाना, इन सब से भी ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। यही नहीं, किडनी की कई बीमारियों में भी शरीर ब्रोमाइड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके लक्षण धीरे धीरे दिखना शुरू होते हैं। पहले तो थकान, सुस्ती, सिरदर्द होता है, भूख कम लगने लगती है, स्किन पर दाने निकलने लगते हैं, व्यक्ति को भ्रम होने लगता है, हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, बोलने में दिक्कत होती है, लड़खड़ाना, ये सब होता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति को दौरे पड़ सकते हैं, उसे सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। आमतौर पर जब व्यक्ति ऐसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी का शक होता है तो वो ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि खून में ब्रोमाइड का लेवल पता चल सके। कई बार किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर व्यक्ति के शरीर में ब्रोमाइड टॉक्सिसिटी निकलती है तो उसका इलाज किया जाता है। वो दवाएं और खाने की चीज़ें बंद की जाती हैं जिनमें ब्रोमाइड होता है। उसे ब्रोमाइड वाले केमिकल से दूर रखा जाता है। साफ पानी और दूसरे तरल पदार्थ दिए जाते हैं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। उसके पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। कुछ दवाएं भी दी जाती हैं, इससे व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप भी गूगल या चैट जीपीटी से अपना डाइट चार्ट बनवा रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, ये खतरनाक हो सकता है। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।